हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको थंबनेल से पता पड़ चुका है कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर क्या होता है। यानी कि परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, भंजक विभवांतर क्या होता है। ठीक है, आसान शब्दों में आपको बताऊंगा और समझाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। ठीक है नहीं, यानी कि आपको समझाने का पूर्ण प्रयास करूंगा कि परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, भंजक विभवांतर क्या होता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है नहीं, यानी कि परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर। तो स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें स्टूडेंट, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, यानी कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था परावैद्युत तथा ध्रुवण क्या होता है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर के उस वीडियो को देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर समझने से पहले आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझना है कि यानी कि ध्रुवीय अणु क्या होते हैं, अध्रुवीय अणु क्या होते हैं, जब इनको वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है। तो सबसे पहले आपको पदार्थ की संरचना के बारे में समझना है। यानी कि परावैद्युत जो पदार्थ होता है, परावैद्युत क्या होता है, पदार्थ होता है। उस परावैद्युत पदार्थ जो होता है वो दो तरह के अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, दो तरह के अणुओं से। यानी कि या तो वो ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बना होगा या वो आपका अध्रुवीय अणुओं से मिलकर के बना होगा। यानी कि परावैद्युत पदार्थ जो होता है वो दो तरह के अणुओं से मिलकर बना होता है, एक होता है ध्रुवीय अणु और एक होता है अध्रुवीय अणु। ठीक है, यानी कि पदार्थ जो होता है वो दो तरह के अणु से मिलकर बना होगा, एक ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्रुवीय अणु क्या होता है स्टूडेंट, ध्रुवीय अणु वे होते हैं जिनके अणुओं का धनावेश केंद्र और ऋणावेश केंद्र अलग अलग होता है, यानी कि दूर दूर होता है, संपाती नहीं होते। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे ध्रुवीय अणु। अगर हम इन ध्रुवीय अणुओं से, यदि हम इन ध्रुवीय अणुओं को एक ग्रुप में सजा दें, यानी कि एक ग्रुप में इकट्ठा कर लें, तब जो पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं ध्रुवीय परावैद्युत। क्या कहते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, क्या कहते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो स्टूडेंट, ध्रुवीय अणु आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं कि परावैद्युत का जो अध्रुवीय अणु होता है, यानी कि अध्रुवीय अणुओं से किस प्रकार से पदार्थ बनता है। तो अध्रुवीय अणु वे होते हैं जिनके धनावेशित और ऋणावेश केंद्र संपाती होते हैं, केंद्र एक ही होता है, तो वो होते हैं हमारे अध्रुवीय अणु। जैसे हाइड्रोजन हो गया और इसमें HCl हो गया। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन और Cl का जो परमाणु संरचना अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अलग अलग बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन संरचना बनाएंगे तो क्या होगा, अलग अलग बनेगा ना बनेगा। तो परंतु हाइड्रोजन का बनाएंगे वो क्या बनेगा, एक ही बनेगा। इसका ऋणावेश केंद्र धनावेश केंद्र एक ही होगा। ठीक है, तो अध्रुवीय, अब इनसे मिलकर के बना होता है, अध्रुवीय अणुओं से मिलकर जो पदार्थ बना होता है उसे हम कहते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। क्या कहते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब स्टूडेंट, जब इन पदार्थों से पदार्थ मिलकर बनता है तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से पदार्थ बनते हैं। यहाँ पर ध्रुवीय परावैद्युत जो होते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं। आप देख सकते हैं इनका जो ध्रुवण है, ध्रुवण यानी कि G माइनस G प्लस, G माइनस G प्लस, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अनियमित है, यानी कि एक व्यवस्थित ढंग से नहीं है। तब इनका जो वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण इनका होगा वो नेट कितना होगा, शून्य होगा, क्योंकि एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक व्यवस्थित ढंग से नहीं है, क्योंकि माइनस प्लस एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या हो जाता है, निरस्त हो जाएंगे, मतलब इनकी अनियमित गति से यहाँ पर रखे हुए हैं, यानी कि जो टेढ़े मेढ़े यहाँ पर व्यवस्थित हैं। तो इस प्रकार से जो पदार्थ हैं ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है या माइनस प्लस प्लस माइनस जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके हैं अध्रुवीय परावैद्युत। क्या है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब स्टूडेंट, अब समझते हैं जब इन पदार्थों को एक वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं, तो ये किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं इसके अणु, वो देखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ा दिया है कि जब इनको वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो ये ध्रुवण हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है, यानी कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है स्टूडेंट, कि माइनस Q और प्लस Q के बीच की जो दूरी होती है वो 2L होती है। तो इस प्रकार से मतलब एक निकाय बनता है, वो होता है वैद्युत द्विध्रुव। तो आप देख सकते हैं ये प्लस माइनस जो है इनके अंदर क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, परंतु इनके अंदर वैद्युत द्विध्रुव नहीं है। ठीक है, परंतु इनके अंदर वैद्युत द्विध्रुव है भी, परंतु वो क्या है, शून्य है। शून्य क्यों हो, क्योंकि आप देख सकते हैं ये अनियमित है, एक मतलब एक
मतलब रैंडम मोशन की तरह हैं, यानी कि अनियमित गति में हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अलग अलग हैं, टेढ़े मेढ़े रखे हुए हैं, तो इसलिए इनका जो वैद्युत ध्रुवागुण है वो क्या शून्य होगा। इनका तो है ही नहीं, क्योंकि इनमें है ही नहीं, क्योंकि इनके जो धनावेश केंद्र ऋणावेश केंद्र एक ही हैं। जब तक इनकी 12 दूरी ना हो, यानी कि अल्प दूरी पर स्थित ना हो धनावेश और ऋणावेश, तब तक ये वैद्युत ध्रुवागुण में उत्पन्न नहीं होता। अब स्टूडेंट, इनको जब हम वैद्युत ध्रुव में ले जाते हैं, यानी कि जब इनको हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं, तब क्या होता है, तब इनका ध्रुवण हो जाता है। ध्रुवण यानी कि प्लस और माइनस अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि तन जाते हैं, यानी कि तनने, जैसे आपने रबड़ देखी है, रबड़ को खींच दें तो क्या है, तन जाती है, इसी प्रकार से तनती है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए वो भी देखते हैं कि जब इनको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तब क्या होता है। स्टूडेंट, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ को रखने पर क्या होता है। सबसे पहले स्टूडेंट, हम पहला जो ले रहे हैं वो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ ले रहे हैं। जब हम ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को दो संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखते हैं तब क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर जो हमने ये लिया है ये संधारित्र है। संधारित्र अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा मानो कि यहाँ पर दो प्लेट हैं, एक पर प्लस आवेश आया हुआ है, एक पर माइनस आवेश हमने दिया हुआ है। ठीक है, और इनका जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो आप जानते हैं प्लस से माइनस होता है। ये एक्स वाई दो प्लेट हैं और यहाँ से हम वायर के माध्यम से इस पर आवेश दिया हुआ है। अब स्टूडेंट, हमने क्या किया है, इसके अंदर क्या रख दिया, हमें ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ रख दिया है। आप देख सकते हैं ये रख दिया है। तो अब आप कहेंगे कि ये तो व्यवस्थित ढंग से हो चुके हैं, तो इसलिए हो चुके हैं क्योंकि जो प्लस जो हमारी जो प्लेट है, प्लस वाली प्लेट, वो माइनस वाले धन जो सिरा होता है उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। ठीक है नहीं, और जो माइनस वाली होती है वो प्लस को अपनी तरफ खींचेगी। तो यानी कि इस प्रकार से इनके जो मतलब धनावेश और ऋणावेश केंद्र हैं वो व्यवस्थित हो जाएंगे, यानी कि एक तरह से एक मतलब माइनस वाला प्लस की तरफ चला जाएगा और प्लस वाला माइनस की तरफ चले जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी प्लस वाले होंगे वो कहाँ जाएंगे, माइनस की तरफ, और जो जितने भी माइनस वाले होंगे कहाँ चले जाएंगे, प्लस की तरफ। तो यहाँ पर बीच में क्या रह जाएगा, बीच में एक तरह से एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और इनका अभी मध्य में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस वाला इधर जाएगा इस प्लेट के मतलब इस परत पे आ जाएगा। ठीक है, और प्लस वाला इस परत पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पदार्थ बाहर तो निकलेंगे नहीं ये, परंतु इतना है कि इन पर फोर्स लग रहा है तो ये अपनी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो प्लस प्लस के एक इक्वलेंट इकट्ठे हो जाएंगे और माइनस माइनस के इक्वलेंट इकट्ठे हो जाएंगे। तो मध्य में क्या होगा, इनके एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। वो किस प्रकार होगा, प्लस से माइनस होता है तो आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस से माइनस है तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र दिशा ये है, परंतु यहाँ जो अंदर होगी वो विपरीत होगी इसके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब इनको यहाँ पर रख देते हैं तो ये निरस्त हो जाते हैं। यहाँ पर जब परावैद्युत को रख दिया है तो आप देख सकते हैं ये वाला माइनस इस पे आ गया, प्लस वाला इस पे आ गया, तो इसका वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस होता है, आप जानते हैं खुद। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका विपरीत हो गया, ये क्या हो गया, विपरीत वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, इनका जब वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो इनका ध्रुवण हो जाता है, वैद्युत ध्रुवागुण उत्पन्न हो जाता है इनके मध्य में। आप देख सकते हैं प्लस और माइनस अलग अलग हो गया, इनके अल्प दूरी हो गई। ठीक है नहीं। अब स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि जब हम एक अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को ले जाते हैं तब क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को जब हम एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तब क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को जब हम यहाँ पर ले गए तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि वो संरचना और जो मैंने ऊपर अभी संरचना बताई थी वो इस प्रकार से बन चुका है। तो यानी कि जो मैंने आपको अध्रुवीय परावैद्युत दिखाया था उसमें गोल था वो। ठीक है, गोल था, यानी कि उसके धनावेश के ऋणावेश के एक ही थे, परंतु जब इनको वैद्युत क्षेत्र में लाए तो ये तन गया भाई। ये क्या हो जाएगा, तन जाएगा, यानी कि इसका माइनस और प्लस दूर दूर होने लगेगा, यानी कि ये भी किस प्रकार होने लगेगा, ध्रुवीय परावैद्युत की तरह होने लगेगा, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इनको हमने रखा इस पदार्थ को तो ये प्लस माइनस, जो माइनस था वो प्लस की तरफ, प्लस वाला माइनस की तरफ आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी क्या होगा कि अपनी मतलब जो ध्रुव हैं वो विपरीत आवेश पर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके मध्य में भी एक वैद्युत ध्रुवागुण उत्पन्न हो जाएगा और एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, जब इनको वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में रखने से इनमें एक वैद्युत ध्रुवागुण उत्पन्न हो जाता है। इतना आपको ध्यान होना चाहिए। अब स्टूडेंट, हम आपको समझाएंगे कि परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। तो इसके लिए हम आपको यहाँ पे लेंगे कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का एक अणु लेंगे, एक अणु। ठीक है, और उस अणु को एक हम संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखेंगे, तब देखते हैं तब क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले उसे समझते हैं। चलिए स्टूडेंट, आपको ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्स और वाई, ये दो प्लेट हैं, संधारित्र की दो प्लेट। इन प्लेटों पर आप देख सकते हैं एक पर प्लस आवेश और एक पर माइनस आवेश है। स्टूडेंट, इनकी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो भी आपको दिखाई दे रही है, प्लस से माइनस है।
अब मैंने इसके मध्य में जो एक अणु लिया है वो किसका लिया है, वो मैंने लिया है परावैद्युत पदार्थ का। यानी कि परावैद्युत पदार्थ दो तरह के होते हैं, मैंने बताया था आपको, एक ध्रुवीय और एक होता है अध्रुवीय। तो आप कोई भी पदार्थ यहाँ पर ले लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर उसका एक अणु लिया है, यानी कि परावैद्युत पदार्थ का एक अणु लिया है, यानी कि ध्रुवीय अणु का ले लो या अध्रुवीय अणु का ले लो। तो यहाँ पर मैंने लिया है, तो ये इस पर प्लस आवेश, इस पर माइनस आवेश के कारण इसके जो आप दिखाई दे रहे हैं, जो माइनस वाला और प्लस वाला जो केंद्र है वो खिंच रहे हैं। यानी कि माइनस वाला जो है वो प्लस की तरफ जा रहा है और प्लस वाला जो है वो माइनस की तरफ आ रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये खिंच रहा है। परंतु स्टूडेंट, यदि हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बढ़ाएं, यदि हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बढ़ाएं तो इसमें अगर हम मान लो इनके मध्य क्या करें, विभवांतर बढ़ा दें, क्या करते हैं, इन प्लेटों के मध्य विभवांतर बढ़ा दें, तो विभवांतर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि आप पता है कि जब वैद्युत क्षेत्र बढ़ाते हैं तो विभवांतर बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो विभवांतर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो इस प्रकार से जब विभवांतर बढ़ेगा तो इसका जो इन पर जो फोर्स होगा वो और ज़्यादा लगेगा, और ये इस प्रकार से क्या होंगे कि ये प्लस वाला जो माइनस वाला वो प्लस की तरफ खींचा चला जाएगा और माइनस और प्लस वाला माइनस की तरफ खींचा चला जाएगा। इस प्रकार से हम एक ऐसी सीमा आती है जब इनको हम खींचते जाते हैं, मतलब और भी देते जाते हैं वैद्युत क्षेत्र, और भी वैद्युत क्षेत्र दें, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये पदार्थ भंजित हो जाता है। एक लिमिट यानी कि जो सीमा होती है उससे अगर ज़्यादा हम इसको वैद्युत क्षेत्र देते हैं तो वहाँ से ये भंजित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है एक तरह से, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी कि अब हम कह सकते हैं कि परावैद्युत पदार्थ जो होता है उसके अणु की वह सामर्थ्य जो वो अपने ऊपर सहन कर सकता है, ठीक है नहीं, अपने ऊपर शक्ति वो क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। कब तक, जब तक वो भंजक ना हो, यानी कि भंजक की स्थिति आने से पूर्व तक वो सहन कर सकता है, उसे हम कहते हैं उसका सामर्थ्य, यानी कि उस पदार्थ के अणु का सामर्थ्य कहेंगे उसे हम, ठीक है स्टूडेंट। और भंजक विभवांतर क्या होगा, कि भंजक विभवांतर क्या होगा स्टूडेंट, जब हमने इन प्लेट को वैद्युत क्षेत्र दिया तो इस पर क्या हुआ है कि विभवांतर उत्पन्न हुआ, यानी कि मध्य में क्या हुआ, विभवांतर बढ़ेगा। जब विभवांतर हमने क्या किया कि और ज़्यादा हमने क्या दिया, वैद्युत क्षेत्र कितना दिया, इस पदार्थ को भंजित कर दे, यानी कि इसे तोड़ दे। तो एक सीमा से अधिक जो हमने इसको क्या दिया है, वैद्युत क्षेत्र यानी विभवांतर दिया है, तो वही विभवांतर जो होगा जो इसको तोड़ देगा वही विभवांतर कहलाएगा हमारा भंजक विभवांतर स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस चित्र से आपको क्लियर हो चुका होगा कि यानी सामर्थ्य और जो हमारा भंजक विभवांतर क्या होता है, ठीक है। सामर्थ्य यानी शक्ति होती है किसी पदार्थ के अणु की शक्ति, ठीक है। और भंजक विभवांतर क्या होता है कि हमने कितने विभवांतर जो लगाया था, उसमें वोल्टेज लगाया था, उस वोल्टेज टूटा है, तो उसी वोल्टेज को हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, भंजक विभवांतर, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य की जो डेफिनेशन है वो है हमारी परावैद्युत पदार्थ पर आरोपित, समझना है इसको, परावैद्युत पदार्थ पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिसे परावैद्युत पदार्थ भंजक की स्थिति से पूर्व सहन कर पाता है, तो इसे पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहा जाता है। यानी कि परावैद्युत पदार्थ पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि परावैद्युत पदार्थ पर वैद्युत क्षेत्र दे रहे हैं और तीव्रता का वह अधिकतम मान, यानी कि वह अधिकतम मान जो वो भंजक की स्थिति से पूर्व सहन कर पाता है, यानी कि भंजक में आने से पहले उसने सहन किया, ठीक है, वही होता है हमारा परावैद्युत सामर्थ्य। तो स्टूडेंट ये है इसकी डेफिनेशन, कुछ नहीं, जो मैंने आपको समझाया उसी प्रकार है। अब स्टूडेंट इसकी जो भंजक विभवांतर क्या होता है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, भंजक विभवांतर क्या होता है, जब किसी परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य से अधिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी जाती है तो वह परावैद्युत पदार्थ भंजक हो जाता है। तो पदार्थ जिस विभवांतर पर भंजक होता है उसे भंजक विभवांतर कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब किसी पदार्थ यानी कि परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य से अधिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी जाती है तो वह पदार्थ भंजक हो जाता है। तो पदार्थ जिस विभवांतर पर भंजक होता है उसे भंजक विभवांतर कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन होती है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ परावैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर आपको पूर्णतः समझ में आ चुका होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।